साथियों, जब 1805 में अंग्रेज़ भरतपुर किले का मुहासरा कर रहे थे और उस समय किले में जसवंतराव होलकर के साथ साथ भरतपुर का जाट राजा रणजीत सिंह भी वहां मौजूद था। उसी समय दौलतराव सिंधिया भी भरतपुर की मदद के लिए आगे आना चाहता था, परंतु किन उपायों से अंग्रेज़ों ने दौलतराव सिंधिया को उस समय रोके रखा था और राजा भोंसले के साथ कैसे अन्याय किया था और अंत में भरतपुर का मुहासरा कैसे ख़त्म हुआ था, इस सब की कहानी आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगी। साथियों, यदि दौलतराव सिंधिया उस समय बाहर से आकर जनरल लेक की सेना पर हमला कर देता तो भी जनरल लेक की सेना भरतपुर के मैदान में दोनों ओर से शत्रुओं के बीच में पिसकर समाप्त हो गई होती। दौलतराव सिंधिया को इससे अच्छा अवसर नहीं मिल सकता था। यदि वह अपनी बाकी सेना सहित इस समय होलकर की मदद को पहुंच जाता तो अपने समस्त खोए हुए राज और अधिकारों को फिर से प्राप्त कर सकता था, भारत के अंदर मृत प्राय मराठा साम्राज्य को फिर से जीवित कर सकता था और विदेशियों की साम्राज्य आकांक्षाओं को उस समय भी खाक में मिला सकता था। जसवंतराव होलकर और भरतपुर के राजा दोनों को दौलतराव सिंधिया के पहुंचने की पूरी आशा थी। स्वयं दौलतराव भी इस बात को समझता था और भरतपुर पहुंचने के लिए उत्सुक था, किंतु यह बात जानने योग्य है कि किन चतुर उपायों से अंग्रेज़ों ने दौलतराव सिंधिया को होलकर की मदद के लिए मौके पर पहुंचने से रोके रखा। इस बात को जानने के लिए हमें अब कुछ पीछे हटकर इस युद्ध के दिनों की ओर दृष्टि डालनी होगी। साथियों, दौलतराव सिंधिया और जसवंतराव में अंग्रेज़ों ही के कारण शुरू में एक दूसरे पर अविश्वास चला आ रहा था। इस अविश्वास को और अधिक भड़काकर तथा उससे लाभ उठाकर अंग्रेज़ स्वयं दौलतराव सिंधिया से जसवंतराव होलकर के विरुद्ध सहायता चाहते थे। इसलिए जसवंतराव के साथ युद्ध शुरू करने से पहले ही गवर्नर जनरल ने दौलतराव से वादा कर लिया था कि विजय के बाद होलकर के राज का एक बहुत बड़ा भाग आपको दे दिया जाएगा। शुरू में दौलतराव ने इस वादे पर एतबार करके अंग्रेज़ों की मदद भी की, किंतु शीघ्र ही दौलतराव को अंग्रेज़ों के इन सब वादों की असलियत का पता चल गया। अंग्रेज़ों के उस समय तक के व्यवहार के विरुद्ध दौलतराव को अनेक शिकायतें थीं, जिनमें से कुछ का इससे पहले मैं वीडियोज़ में जिक्र कर चुका हूँ। 18 अक्टूबर सन 1804 को दौलतराव सिंधिया ने मार्क्वेस वेलेस्ली के नाम एक अत्यंत स्पष्ट और महत्वपूर्ण पत्र लिखा था। उस पत्र का सार यह था कि अंग्रेज़ों ने मेरी और मित्रता दर्शाकर मुझसे होलकर के विरुद्ध सहायता चाही, किंतु मेरी सलाहों और प्रार्थनाओं की ओर रेजिडेंट वेब ने कुछ भी ध्यान नहीं दिया। यहाँ तक कि स्वयं मेरे साथ वेब का व्यवहार अत्यंत अनुचित और असभ्य रहा। गोहद और ग्वालियर के मामले में अंग्रेज़ों ने हाल की संधि का साफ उल्लंघन किया और मेरे कुमारकुंडा और जामगांव इत्यादि इलाकों में अंग्रेज़ों ने अनेक तरह के उपद्रव खड़े करवा दिए और फिर उन्होंने संधि की शर्तों के अनुसार न मुझे अंग्रेज़ी सेना की सहायता दी और न अपनी प्रजा की रक्षा के लिए मुझे स्वयं उन इलाकों तक सेना ले जाने दी। बापूजी सिंधिया के साथ जनरल मानसन का व्यवहार आधोपांत लज्जाजनक रहा। यद्यपि अंग्रेज़ मुझे अपना मित्र कहते थे और यद्यपि संधि के अनुसार मेरे इलाके की रक्षा करना अंग्रेज़ों का वैसा ही कर्तव्य था जैसा अपने इलाके की रक्षा करना, फिर भी जिस समय कर्नल मरे अपनी सेना सहित उज्जैन में मौजूद था, ठीक उसी समय जसवंतराव होलकर 2 महीने तक मांडेश्वर के किले का मुहासरा करता रहा और आसपास के समस्त इलाके में लूटमार मचाता रहा, किंतु कर्नल मरे ने उसकी ज़रा भी परवाह नहीं की। उसी समय होलकर के सरदार आमिर खान ने, जो अंग्रेज़ों से मिला हुआ था, भिलसा के किले को घेर लिया। भिलसा नगर और आसपास के तमाम इलाके को लूटा तथा किले पर कब्जा कर लिया, किंतु अंग्रेज़ों ने या कर्नल मरे ने ज़रा भी परवाह नहीं की और मेरी ज़रा भी सहायता नहीं की। पिछले युद्ध के बाद से अब तक संधि के साफ विरुद्ध मेरे अमूक इलाके पर अंग्रेज़ों ने स्वयं कब्जा कर रखा है, जिसके कारण मुझे भारी आर्थिक और सैन्य हानियाँ सहनी पड़ रही हैं, इत्यादि इत्यादि। अंत में दौलतराव सिंधिया ने गवर्नर जनरल को सूचना दी थी कि अब मैं पक्का निश्चय कर चुका हूँ कि अपनी पुरानी सेनाएं जमा करके और नई सेनाएं भर्ती करके एक बहुत बड़ी सेना तैयार करूं और फिर शत्रु को दंड देने के लिए निकलूं, क्योंकि मैं इस बात को देखकर कैसे संतुष्ट रह सकता हूं कि जिस इलाके को विजय करने में करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं और बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी गई हैं तथा जो इलाका एक दीर्घ काल से मेरे अधिकार में रहा है, वह अब दूसरे के हाथों में चला जाए। शत्रु के हाथों से अपने इलाके को छीन लेना कोई अधिक कठिन काम नहीं है। केवल अपने मित्रों की सफाई और दिली हमदर्दी की ज़रूरत है और किसी तरह की मदद की ज़रूरत नहीं। साथियों, सिंधिया की सारी शिकायतें सच्ची थी और पत्र के अंतिम वाक्य से स्पष्ट है कि उस समय वह लाचार होकर अंग्रेज़ों और उनके मददगारों से लड़ने और अपने इलाके वापस लेने का संकल्प कर चुका था।
इस बीच रेजिडेंट वेब की मृत्यु हो गई। जेनकिंस उसकी जगह रेजिडेंट नियुक्त होकर सिंधिया दरबार में भेजा गया था। जेनकिंस का व्यवहार भी महाराजा दौलतराव सिंधिया के साथ उतना ही खराब रहा जितना कि वेब का रह चुका था। यहाँ तक कि विवश होकर दौलतराव सिंधिया ने जेनकिंस को अपने यहाँ कैद कर लिया। अंग्रेज़ों को अब सबसे पहले चिंता इस बात की थी कि कहीं दौलतराव सिंधिया जसवंत राव की मदद के लिए भरतपुर न पहुँच जाए। सिंधिया के आदमियों के साथ साजिशें शुरू की गई। सिंधिया की सेना के अधिकांश यूरोपियन अफसर पिछले युद्ध के समय अंग्रेज़ों से मिल गए थे। फिर भी सिंधिया के अदूरदर्शिता के कारण एक ईसाई अफसर जीन बैप्टिस्टे फिलासे, जिसका जिक्र मैं पहले भी कर चुका हूँ, अभी तक सिंधिया की सेना में एक ऊंचे ओहदे पर नियुक्त था। जीन बैप्टिस्टे के अनेक संबंधी भी सेना के अनेक पदों पर नौकर थे। जनरल लेग ने जीन बैप्टिस्टे के साथ और उसकी मार्फत दूसरों के साथ साजिशें शुरू की। मार्क्विस वेलेस्ली के नाम 22 सितंबर सन 1804 को एक प्राइवेट पत्र में जनरल लेग ने आगरा से लिखा था कि जीन बैप्टिस्टे मेरे पास आना चाहता है, किंतु अपनी फ़ौज को देने के लिए 1.5 लाख रुपए मांगता है। कहा जाता है कि आदमी अच्छा और सच्चा है, और हाल में उसके पत्र व्यवहार से मैं जो कुछ देख पाया हूँ उससे ऐसा ही मालूम होता है, किंतु उसे रुपया देने से पहले मुझे उसकी सच्चाई का अधिक विश्वास होना चाहिए। कम से कम इतना रुपया तो अभी नहीं। यदि वह कोई ख़ास काम करके दिखाए तो फिर उसे देने का भी काफ़ी मौका रहेगा। जनरल लेग के दूसरे पत्रों से साबित है कि जीन बैप्टिस्टे से अंग्रेज़ों का सौदा हो गया और उसने ख़ास काम करके भी दिखा दिया। भरतपुर के मुहासरे के समय दौलतराव सिंधिया अपनी सेना सहित बहरानपुर में मौजूद था। भरतपुर के मुहासरे की खबर पाते ही उसने सबसे पहले अपने पिंडारी सवार भरतपुर की ओर रवाना कर दिए और फिर बाकी सेना के साथ स्वयं भरतपुर पहुंचने के लिए उत्तर की ओर बढ़ गया। जसवंत राव होलकर और राजा रणजीत सिंह दोनों को दौलतराव सिंधिया की सहायता पर पूरा भरोसा था। इसमें भी संदेह नहीं कि यदि दौलतराव की सहायता वक्त पर पहुंच जाती तो कम से कम मराठा मंडल को दूसरे मराठा युद्ध से पहले ही अपनी प्रतिष्ठा फिर से प्राप्त हो पाती। किंतु दुर्भाग्यवश एक तो सिंधिया के वे अधिकांश पिंडारी सवारी जो भरतपुर की ओर रवाना किए गए पहले अमीर खां की सेना में रह चुके थे और अमीर खां के प्रभाव में थे। दूसरा, सिंधिया की सेना की बाग इस समय नमक हराम जीन बैप्टिस्टे फिलासे के हाथों में थी। तीसरा, सिंधिया के मुख्य सलाहकारों में इस समय एक मुंशी कमल नयन था। सन 1803 में अंग्रेज़ों और सिंधिया के बीच जो संधि हुई थी उस पर सिंधिया की ओर से मुंशी कमल नयन ही के हस्ताक्षर थे। जेम्स मिल के इतिहास से पता चलता है कि मुंशी कमल नयन अंग्रेज़ों का ज़र खरीद और उनका पक्का हित साधक था। साथियों, जीन बैप्टिस्टे ने सिंधिया के साथ विश्वासघात करके उस सवार सेना को समय पर भरतपुर पहुंचने से रोके रखा, जिसे दौलतराव सिंधिया ने आगे रवाना कर दिया था। बाद में जब भरतपुर के मुहासरे के बाद जसवंत राव होलकर और सिंधिया की भेंट हुई तब दौलत राव को जीन बैप्टिस्टे के इस विश्वासघात का पता चला। इस पर दौलत राव ने जीन बैप्टिस्टे को कैद कर लिया, किंतु उस समय तक जीन बैप्टिस्टे का विश्वासघात अपना काम कर चुका था। अंग्रेज़ों को जब पता लगा कि स्वयं दौलत राव सिंधिया भरतपुर की ओर बढ़ा चला आ रहा है और चंबल नदी के पास आ पहुंचा है, तो उन्होंने तुरंत मुंशी कमल नयन की मार्फत सिंधिया को यह लोभ दिया कि यदि आप पीछे लौटकर होलकर के मालवा के कुछ ज़िलों पर कब्जा कर लें तो वे सब जिले और बहुत सा नगद धन कंपनी की ओर से आपको भेंट कर दिया जाएगा। दौलत राव सिंधिया ने अब होलकर के उन जिलों पर हमला करना स्वीकार नहीं किया। फिर भी मुंशी कमल नयन की चालों और भरतपुर के राजा दोनों ने पिछले युद्ध में सिंधिया के विरुद्ध अंग्रेज़ों का साथ दिया था और इसमें संदेह नहीं कि उस दुर्घटना की याद ने जीन बैप्टिस्टे और मुंशी कमल नयन के काम को बहुत आसान कर दिया था। साथियों, अंग्रेज़ों को दौलत राव सिंधिया के अतिरिक्त राघोजी भोंसले के भी जसवंत राव की मदद के लिए पहुंच जाने का डर था। अब यह देखना होगा कि राजा राघोजी भोंसले को किस तरह होलकर की मदद कर सकने से रोका गया। जिस तरह अंग्रेज़ों ने सिंधिया के साथ सन 1803 की संधि को तोड़कर ग्वालियर और गोहद के इलाके उससे छीन लिए थे, उसी तरह राज्य के कई उपजाऊ प्रांत उन्होंने संधि के विरुद्ध अपने कब्जे में कर लिए और राजा राघोजी भोंसले से उसकी स्वीकृति पर ज़बरदस्ती हस्ताक्षर कराने चाहे। राजा राघोजी ने इस अन्याय का विरोध किया। 24 मार्च सन 1805 को गवर्नर जनरल ने डायरेक्टरों के नाम बरार के इन प्रांतों के संबंध में लिखा था कि राजा द्वारा उन हितकर शर्तों को नामंजूर करने से तथा उसके मंत्रियों के बयानों के आम तर्ज से यह साफ जाहिर है कि हमने जो प्रांत राजा से ले लिए हैं उसे वह अभी तक अपने साथ अन्याय और ब्रिटिश सरकार की ओर से विश्वासघात समझता है। यानी राजा अभी तक इस अन्याय को अन्याय कह रहा था और इस अन्याय के सामने उसने गर्दन नहीं झुकाई थी। इसके अलावा नागपुर के अंग्रेज़ रेजिडेंट एल्फिंस्टन ने इस समय राजा राघोजी के साथ अत्यंत धृष्टता का व्यवहार करना शुरू कर दिया।
निसंदेह उस समय के भारतीय नरेशों के दरबार में रेजिडेंटों का अच्छा या बुरा व्यवहार कंपनी की भारतीय नीति का एक निश्चित अंग होता था। अंग्रेज़ों को अब इस बात का डर था कि इस सारे व्यवहार के कारण कहीं बरार का राजा अपनी रही सही ताकत से जसवंतराव होलकर का साथ न दे बैठे और अपने पैतृक सूबे अंग्रेज़ों के हाथों से छुड़ाने की कोशिश न कर बैठे। मथुरा में बैठे हुए जसवंतराव ने राजा राघोजी भोंसले को अपनी ओर करने का प्रयत्न भी किया था। इसलिए मार्क्वेस वेलेस्ली ने बरार के राज्य को ही हिंदुस्तान के मानचित्र से मिटा देने का संकल्प कर लिया था। गवर्नर जनरल के जिस पत्र का जिक्र मैं कर चुका हूँ उसमें लिखा है कि गवर्नर जनरल ने नागपुर के रेजिडेंट के नाम यह आदेश भेज देना उचित समझा है कि नागपुर के राजा की कार्रवाई के बारे में अंग्रेज सरकार को जो कुछ खबर मिली है उसकी सूचना उचित अवसर पाकर बिल्कुल खुले तरीके से राजा को दे दो और यह कह दो कि गवर्नर जनरल आवश्यक समझता है कि बिना राजा की ओर से किसी जवाब का इंतज़ार किए आपके आक्रमण को रोकने और आपको इस विश्वासघात की सज़ा देने की तैयारियां शुरू कर दें। गवर्नर जनरल ने यह निश्चय कर लिया है कि जिस रियासत में ईमानदारी के हर उसूल की इतनी कमी है उसके विरुद्ध कंपनी की सारी शक्ति और सामर्थ्य से काम लिया जाए और जब तक कि राजा पूरी तरह से परास्त न हो जाए तब तक न रुका जाए। साथियों, जनरल लेक और मार्क्वेस वेलेस्ली दोनों के अनेक पत्रों से प्रकट है कि जनरल मानसन के पराजयों के बाद ही उन्होंने यह निश्चय कर लिया था कि भारतवासियों के दिलों पर ब्रिटिश सत्ता की धाक फिर से जमाने के लिए भरतपुर के राजा रणजीत सिंह और नागपुर के राजा राघोजी भोंसले को कोई न कोई बहाना निकालकर हरा दिया जाए और उनके राज्यों को भारत के मानचित्र से मिटा दिया जाए। इसलिए विश्वासघात किस ओर से था और ईमानदारी के हर उसूल की इतनी कमी अंग्रेज़ों की ओर से थी या राजा राघोजी भोंसले की ओर से, यह बात भी इतिहास से स्पष्ट है। बरार के राजा पर यह इल्ज़ाम लगाया गया कि तुम होलकर की मदद करना चाहते हो, किंतु राजा को इस इल्ज़ाम के जवाब में कोई शब्द कहने या पत्र का जवाब देने तक का मौका नहीं दिया गया। इसके विपरीत राघोजी को धोखे में रखने के लिए गवर्नर जनरल ने आगे चलकर लिखा है कि किंतु रेजिडेंट को हिदायत दे दी गई कि तुम ये सब बातें उस समय तक राजा से न कहना जिस समय तक कि तुम्हें होलकर के साथ जनरल लेक की पहली लड़ाइयों का नतीजा मालूम न हो जाए, सिवाय इसके कि कोई ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाए जिसके कारण इन बातों को फौरन कह देने की तुम्हें उपयोगी और आवश्यक जान पड़े। साथ ही रेजिडेंट को यह भी आदेश दिया गया कि तुम राजा को विश्वास दिला दो कि जब तक आप स्वयं पिछली संधि की शर्तों पर कायम रहेंगे तब तक अंग्रेज सरकार आपके साथ अत्यंत मित्रता का व्यवहार जारी रखेगी। अक्टूबर सन 1804 के शुरू में गवर्नर जनरल ने अपने भाई जनरल वेलेस्ली को फिर कलकत्ता से दक्षिण वापस भेजा था और यह हिदायत दी थी कि तुम उचित अवसर देखकर नागपुर पर हमला कर देना। नागपुर में वेलेस्ली की कार्रवाइयों का जिक्र मैं अगली वीडियोस में करूंगा। यहाँ पर केवल यह दिखाना आवश्यक था कि किस तरह अंग्रेज़ों ने सिंधिया और भोंसले दोनों को जसवंतराव होलकर और राजा रणजीत सिंह की सहायता के लिए पहुँचने से रोके रखा था। उधर मार्क्वेस वेलेस्ली युद्ध समाप्त करने के लिए अधीर हो रहा था। 9 मार्च सन 1805 को उसने जनरल लेक को लिखा था कि मैं हद से ज़्यादा इच्छुक हूँ कि जिन शर्तों पर भी हो सके युद्ध को शीघ्र समाप्त कर दिया जाए। मेरी आपसे प्रार्थना है कि जब तक मुहासरे को जारी रखने के लिए आपके पास पूरा और काफ़ी सामान न हो, आप फिर से मुहासरा शुरू करने की कोशिश न करें। मुझे डर है कि हमने इस जगह को और इस शत्रु को इतना तुच्छ समझ लिया था कि हमने दोनों को अजेय बना दिया है। साथियों, मार्क्वेस वेलेस्ली की इस बात से आप भरतपुर के किले का महत्व जान सकते हो। अब जनरल लेक ने बार बार राजा रणजीत सिंह के साथ सुलह की प्रार्थना की थी। रणजीत सिंह ने बार बार लेक की शर्तों का स्वीकार कर दिया था। पत्र व्यवहार बराबर जारी रहा। अंत में जब राजा रणजीत सिंह ने यह देखा कि अमीर खान ने होलकर के साथ विश्वासघात किया और दौलत राव सिंधिया भी अपने नमक हराम सलाहकारों की चालों में आकर जसवंतराव होलकर की मदद के लिए भरतपुर नहीं पहुंच सका, तो विवश होकर उसने जनरल लेक की सुलह की प्रार्थना की ओर ध्यान देना शुरू किया। फिर भी लेक के जोर देने पर भी राजा रणजीत सिंह ने जसवंतराव होलकर को अंग्रेज़ों के हवाले करना किसी तरह स्वीकार नहीं किया। अंग्रेज़ों ने मजबूर होकर भरतपुर का मुहासरा बंद कर दिया। राजा ने सबसे पहले मार्च 1805 के अंत में होलकर और उसकी बाकी सेना को खुले तौर पर सब्बलगढ़ की ओर रवाना कर दिया। उसके बाद अप्रैल के शुरू में अंग्रेज़ों और भरतपुर के राजा में संधि हो गई। उधर सिंधिया की सवार सेना भी भरतपुर पहुंची थी, किंतु इस सुलह के हो जाने के बाद डीग का किला और भरतपुर का वह सारा इलाका जिस पर हाल में अंग्रेज़ों ने कब्जा कर लिया था, ज्यों का त्यों राजा भरतपुर को लौटा दिया गया। यानी राजा रणजीत सिंह को इस युद्ध से किसी तरह की हानि नहीं उठानी पड़ी थी।
जसवंतराव होलकर कहीं और जाकर फिर एक बार अंग्रेज़ों के साथ अपनी किस्मत आजमाने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया गया था। साथियों, भरतपुर की सेना की वीरता और वहाँ के किले की अभेद्यता उस समय सारे भारत में प्रसिद्ध हो गई थी और आज तक भी प्रसिद्ध है। इतिहास लेखक थार्नटन ने लिखा है कि जिस समय सन 1805 में अंग्रेज़ भरतपुर के किले का मुहासरा कर रहे थे, उस समय कंपनी के कुछ हिंदुस्तानी सिपाहियों ने कहा था कि हम लोगों को नगर के ऊपर पीताम्बर पहने, शंख, धनुष वंशी गदा धारण किए गोपाल साफ दिखाई दे रहे हैं। निसंदेह भरतपुर की दीवारों ने अंग्रेज़ों के गर्व को चूर कर दिया और भारतवासियों के दिलों से कुछ समय के लिए उनके जादू के असर को दूर कर दिया था। साथियों, इसी के साथ ख़त्म होता है भरतपुर का मुहासरा और इसी के साथ हमने भारत में अंग्रेज़ी राज का प्रथम खंड भी ख़त्म कर दिया है। अब अगली वीडियो से मैं दूसरे खंड की कहानी आपके सामने रखूँगा। इस वीडियो में फ़िलहाल सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।